शादी के बाद अवनी का ये पहला हरितालिका तीज व्रत था। पहली बार उसने 24 घंटों वाला निराजल उपवास रखा था। 24 घंटे भूखे रहने के बाद किसी को भी बड़ी जोरों से भूख लगती है। अवनी को भी जोरों की भूख लगी थी, इसलिए उसने सोचा एक रोटी और सब्जी खाकर अपने पेट की आग को शांत कर दूं। ऐसा सोचकर उसने एक छोटे से प्लेट में रोटी और सब्जी लेकर खाने लगी। पर इस दूनी वाले खाने से घर में इतना बवाल मच जाएगा, इसका अंदाज़ा उसे तनिक भी नहीं था। अभी पहला निवाला अपने मुंह में डाली ही थी कि तभी वहाँ अवनी की सास शोभा जी आ जाती है और अवनी पर नज़र जाते ही उनका गुस्सा फूट पड़ता है। ये क्या अनर्थ कर दिया बत्तू ने बहू, सबके खाने से पहले खुद खाने बैठ गई। अब अपना जूठन पूरे परिवार को खिलाएगी ये महारानी। हाय रे मेरी किस्मत, मेरे ये माथे मरने थे। हे ऊपर वाले, ऐसी बेअकल बहू। अरे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं क्या ससुराल के नियम कायदे? अपना सिर पीटते हुए शोभा जी अपनी छोटी बहू अवनी को कहती है। सासू माँ की जल्लीकट्टी सुनकर अवनी को रहा नहीं गया और वो भी गुस्से से शोभा जी को कहती है, ऐसा भी क्या अनर्थ हो गया माँ जी, जो आप इतना भला बुरा कह रही हैं? खाना ही खाया है, कोई चोरी चाकरी नहीं की है। क्यों, भूख लगने के बाद खाना खाना कोई गुनाह है इस घर में? मुझे भूख लग रही थी, मैंने सोचा सबको अभी समय है, इसलिए खाने बैठ गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी छोटी बात को इतना बड़ा बना दिया जाएगा और मेरे माँ बाप को इसमें घसीट दिया जाएगा। दरअसल शोभा जी के पति मुकेश जी काफ़ी गुस्से वाले और अहंकारी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने घर में अपना नियम कायदा बना रखा था। कोई भी घर की औरतें मर्दों के पहले खाना नहीं खाती थी, चाहे उन्हें कितनी भी भूख क्यों न लगी हो। उस घर की औरतें, खासकर बहुएं, सबके खाने के बाद ही खाना खाती थी और खाने के दौरान अगर कुछ जूठा खाना बच जाता तो उसे घर की बहुओं को दिया जाता था। घर की बड़ी बहू उसी नियम कायदे पे चलती आ रही थी, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इन लोगों से लड़े। पर अवनी आज के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की थी, स्वतंत्र विचारों वाली लड़की थी। उसे ऐसे नियम कायदे मान्य नहीं थे जो किसी के व्यक्तित्व को छीन ले। अवनी को शुरू से ही गलत बात बर्दाश्त नहीं होता था। वो अक्सर इन झूठे बकवास के खिलाफ आवाज़ उठाने में तनिक भी नहीं झिझकती थी। आज भी वो इसलिए शांत बैठना सही नहीं समझा, इसलिए शोभा जी को उल्टे मुंह जवाब देने से नहीं चूकी। वैसे अवनी की शादी के अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। 6 महीने पहले ही उसकी शादी शोभा जी के छोटे बेटे राघव से हुई थी। पर जब से वह उस घर में आई थी, तब से वहाँ के उल्टे सीधे नियम को देख रही थी, जो उसने अब तक अपने मायके में नहीं देखा था। शादी के 1 महीने बाद ही इसी तरह सबके खाने के बाद दोनों बहुएं खाना खाने बैठी ही थी कि तभी शोभा जी हाथ में सब्जी का कटोरा देते हुए अवनी को कहती है, ये लो बहू, इसे भी खा लेना। तेरे ससुर जी को ज़्यादा हो गया था, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। तू इसे भी खाकर ख़त्म कर देना। ऐसा कहकर वहाँ से शोभा जी अपने कमरे में चली जाती है।
शोभा जी की बातों को सुनकर अवनी दंग रह जाती है। वो बड़ी भाभी को देखने लगती है। तभी बड़ी भाभी मायूस होते हुए बोलती है, खाले अवनी, माँ जी ऐसी ही है, हमें भी आज तक अपना और ससुर जी का जूठन खिलाती आई है। कहती है फेंकने से अन्न का अपमान होता है, इसलिए हमें आज तक ऐसे ही खिलाती आई है। और अब तू भी इस जूठन की आदत डाल ले अवनी। अवनी को ये कतई बर्दाश्त नहीं था कि वो किसी का भी जूठा खाए। उसके मायके में तो लोग उतना ही लेते थे जितनी ज़रूरत थी। कुछ भी हो बर्बाद नहीं होता और ना ही किसी को जूठन खाने की आवश्यकता होती थी, ना ही कुछ बचाकर किसी को दिया जाता था। यहाँ तक कि काम वाली बाई को भी जूठन नहीं दिया जाता था। पर यहाँ इस तरह का व्यवहार देखकर अवनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने गुस्से से दाल की कटोरी ली और बेसिन में डाल आई। हर एक बार इसी तरह दोनों बहुओं को बचा हुआ खाना दे आती थी शोभा जी। पर अवनी, जो इस झूठे बकवास नियम कानून के खिलाफ थी, उसने एक दिन सासू माँ से कह दिया, जब वो अपना और ससुर जी के बचे हुए खाने की थाली अवनी और उसकी जेठानी को देने लगी, माँ जी, इस तरह हमें ससुर जी का और अपना जूठन नहीं खिलाया करें। देखिए, मैं आज तक किसी का ऐसा बचा हुआ जूठन नहीं खाया है। हमारे मायके में लोग उतना ही खाना लेते हैं जितना उन्हें लगता है। इसलिए आपको या बाबूजी को ज़्यादा लगता है तो खाने से पहले निकाल दिया कीजिए, जिससे खाना बर्बाद भी नहीं होगा और किसी को जूठन देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। अच्छा, तो आज की आई लड़की मुझे सिखाएगी कि मुझे क्या और कैसे करना है। देख बहू, जिसे तू जूठन कह रही है वो प्रसाद है। प्रसाद तुम बहुओं के लिए, सबके नसीब में नहीं मिलता है, इसलिए चुपचाप खा लिया कर। और वैसे भी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो अन्नपूर्णा देवी नाराज हो जाती हैं। सास के ऐसी घटिया सोच सुनकर अवनी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से शोभा जी को कहती है, मैं तो ऐसे भी उस झूठे बच्चे खाने को कचरे में फेंक देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जूठन किसी को भी नहीं देते हैं। यहाँ तक कि काम वाले बाई को भी नहीं दिया जाता है। इसलिए आप भी आगे से ना मुझे देंगी और ना ही भाभी को जूठन देंगी माँ जी। अरे आपको खाना है तो आप खाइए, पर हमें क्यों? हम इस घर की बहू हैं, कोई नौकरानी नहीं जो जूठन से अपना पेट पालेंगे। अरे आजकल तो नौकर नौकरानी या गरीब दुखिया भी जूठन खाना नहीं चाहते हैं, और क्यों खाए? वो हम सब इंसान हैं, इसलिए आज के बाद आप हम दोनों को में से किसी को भी जूठन नहीं देंगी। थोड़ी सी डरे भाव से शोभा जी कहती है, अरे बड़ी आई मुझे ज्ञान पढ़ाने वाली, अरे वो कोई जूठन नहीं है, बस बच गया था उनकी थाली से, वही है। और जूठन खा लेने से कौन सा तूफान खड़ा हो जाएगा? जीभ तो नहीं कट जाएगी तेरी, बड़ी आई बड़े घर की बेटी। इस तरह कहते हुए शोभा जी वहाँ से चली जाती है। पर आज जो हुआ उसकी सजा तो शायद अवनी को मिलनी ही थी। सास बहू की ऊंची आवाज़ सुन सभी घर वाले इकट्ठे हो गए। ऐसे भी छुट्टी का दिन था और सभी पुरुष घर पर ही थे। राघव भी भागता हुआ अवनी के पास आया। सबको देखकर शोभा जी की आवाज़ में तेजी आ गई। वो बहुत दिनों से इस पल की तलाश कर रही थी कि अवनी कोई गलती करे और वो सबके सामने उसे बेइज्जत करे। शोभा जी चिल्लाते हुए बोलती हैं, घर की सबसे छोटी बहू होते हुए भी
सबसे पहले खाना खा रही थी महारानी। घर के पुरुषों के मुंह जूठा किए बगैर ये खा रही थी महारानी। महारानी खुद अपना मुंह जूठा कर रही थी। वो तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया, नहीं तो ये हमें अपना जूठा खाना खिलाती और पता नहीं हर रोज़ ऐसे ही सभी को अपना जूठन खिला रही होगी। अब तक अवनी के ससुर जी शोभा जी की बातों को सुनकर गुस्से से लाल पीले हो गए थे और गुस्से से बोले, आज के बाद छोटी बहू को सबसे अंतिम में बचा हुआ खाना मिलेगा, यहाँ तक कि घर के काम करने वाले लोगों के बाद भी। राघव अपने पिता की हुक्म को सुन दंग रह गया। उसने बोलना चाहा, पर पिताजी ने यह कहकर शांत कर दिया कि 2 दिन हुए नहीं कि जोड़ू का गुलाम बन गया। राघव तो चुप हो गया, पर अवनी चुप ना बैठ सकी। आज वो अपने हक की लड़ाई लड़ ही ली। उसने कहा, पर पिताजी, मैंने कौन सी इतनी बड़ी गलती कर दी है जिससे आपके सम्मान को चोट पहुंच गई और आपने इतना बड़ा फैसला सुना दिया। भूख लगी थी, बस आप लोगों से पहले खा लिया। अगर भूख लगना जुर्म है तो हाँ, मैंने किया है ये जुर्म। पर आपसे बस इतना पूछना चाहती हूँ कि अगर मेरी जगह आपकी बेटी रहती तो क्या उसे भी यही सजा देते बाबूजी? बेटी और बहू के लिए अलग अलग कानून क्यों बाबूजी? दिन भर हम बहुएं इस घर का ख्याल रखते हैं, सबकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, अपनी इच्छाओं को मारकर आप सबके सेवा भाव के लिए खड़े रहते हैं। बदले में हमें क्या मिलता है बाबूजी, आप ही बताइए। अगर मैंने एक दिन आप लोगों से पहले खा ही लिया तो क्या हो गया? उससे खाना जूठा तो नहीं हो गया ना? और हाँ, रोज माँ जी जो जूठन हमें खिलाती है उसका क्या बाबूजी? बताइए बाबूजी, क्या घर की कुलवधू जो घर की लक्ष्मी कहलाती है उसे जूठन देना शोभा देता है बाबूजी? बताइए ना बाबूजी। अवनी के सवालों से घिरे जवाब के आगे बाबूजी कुछ नहीं बोल पाए। उन्हें आज अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। आज उन्हें एहसास हो रहा था कि वो सच में गलत कर रहे हैं अपने बहुओं के साथ। आज अवनी ने बाबूजी के आंखों पर से बेटी और बहू के फर्क का पर्दा हटाया था। इसलिए उन्होंने अवनी के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैं भूल गया था कि तुम भी किसी की बेटी हो और मुझे कोई हक नहीं है किसी को अपने नियम कानून में बांधने की और किसी की आज़ादी को कैद करने की। आज से मेरी सभी बहुएं आज़ाद हैं, कोई पाबंदी नहीं है। सब अपनी मर्जी से सांस लेने के लिए आज़ाद है। किसी के खाने पीने पर कोई रोक टोक नहीं है। जिसे जब भूख लगे तब खा सकते हैं। और हाँ शोभा जी, आज से खाना थाली में उतना ही दीजिए जितनी खा सके। अब से हमारी बहुएं जूठन नहीं खाएंगी। जीने का हक तो भगवान देते हैं, हम कौन होते हैं उसे बंधन में बांधने वाले और अपने नियम कायदे थोपने वाले। आज सही मायने में घर के बहुओं को आज़ादी मिली थी इस झूठे डकोसलों से। इसलिए दोनों भाभियाँ अवनी को गले लगाकर धन्यवाद देती है और कहती है, जो आज तक हमने नहीं किया वो तुमने कर दिखाया अपनी। जुग जुग जियो मेरी झांसी की रानी। फिर सभी बहुएं खिलखिलाकर हंसने लगती हैं। दोस्तों, ये एक घर घर की कहानी है। बहुत सारे घरों में बहुओं के पहले खाने पर रोक लगाई जाती है। उन्हें घर वालों के खाने के बाद खाने का नियम है। पता नहीं हमारा पुरुष समाज इस रूढ़िवादी नियम बनाकर खुद को सर्वे सर्वा मानने की
भूल कर बैठते हैं। खुद की कमजोरी को छुपाने और औरतों को कम आंकने के लिए ही इस तरह के नियम कानून बनाए गए, जिसकी जड़ें अब धीरे धीरे कमज़ोर हो रही हैं।